क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी इंसान ने पूरी इच्छा शक्ति के साथ एकदम पूरे मन से ये तय किया हो कि वो अपनी कोई पुरानी नुकसानदायक आदत छोड़ देगा? हाँ, अक्सर लोग ऐसा करते हैं। नए साल के रेज़ोल्यूशंस भी तो ऐसे ही होते हैं। बिल्कुल। मतलब शायद वो सुबह जल्दी उठने का संकल्प हो या फिर छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा ना करने का फैसला हो। लेकिन होता क्या है, कुछ ही दिनों बाद वो व्यक्ति खुद को वापस उसी पुरानी दिनचर्या में फंसा हुआ पाता है। और उन्हीं पुरानी भावनाओं में भी। राइट। और हम अक्सर इसे ना इच्छा शक्ति की कमी या कमजोरी मान लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर समस्या हमारी इच्छा शक्ति में है ही नहीं? क्या हो अगर ये हमारे शरीर की बायोलॉजी में हो? ये बहुत ही गहरा सवाल है। मतलब क्या हो अगर हमारा भौतिक शरीर सचमुच हमारे अपने ही तनाव, हमारे दुख और असफलताओं का आदी हो चुका हो, बिल्कुल किसी रासायनिक नशे की तरह? तो नमस्कार और हमारे इस नए गहन विश्लेषण में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं एक उत्साही गाइड के रूप में हमेशा की तरह चीजों को आसान बनाने की कोशिश करूंगा। और मैं इस चर्चा में तथ्यों के पीछे का विज्ञान और वो क्यों वाला हिस्सा समझाऊंगी। तो आज का जो हमारा मिशन है ना, वो बहुत दिलचस्प है। हम जे शेट्टी के शो पर जो डिस्पेंसा के उस बेहद चर्चित इंटरव्यू के स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, वो इंटरव्यू जिसने मनोविज्ञान और जीव विज्ञान की कई पुरानी धारणाओं को हिलाकर रख दिया है। एकदम सही काम। हमारा लक्ष्य ये डिकोड करना है कि कैसे इंसान अनजाने में खुद को थका हुआ और अटका हुआ महसूस करने के लिए प्रोग्राम कर लेता है। और सबसे बड़ी बात, इस चक्कर को तोड़ा कैसे जाए। बिल्कुल। हम बिना किसी भारी भरकम वैज्ञानिक शब्दावली के ये समझेंगे कि हमारा शरीर ही हमारा अवचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड कैसे बन जाता है। तो चलिए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। बदलाव की बात करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि लोग अपनी पुरानी आदतों में इतने बुरी तरह से अटके क्यों रहते हैं। स्रोतों में एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य सामने आया था। वो 90% वाला आंकड़ा ना। हाँ, कि इंसान के 90% विचार बिल्कुल वही होते हैं जो उसने ठीक एक दिन पहले सोचे थे। मतलब ये तो बहुत अजीब है। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसका हमारे जीव विज्ञान पर पड़ने वाला प्रभाव बहुत गहरा है। न्यूरोसाइंस में एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है, जो तंत्रिका कोशिकाएं एक साथ फायर होती हैं, वे एक साथ वायर हो जाती हैं। अच्छा, इसे थोड़ा सरल शब्दों में समझते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? उम्म, इसे ऐसे समझिए कि हर बार जब इंसान कोई विचार सोचता है, तो मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के बीच एक इलेक्ट्रोकेमिकल कनेक्शन बनता है। ओके। अब जब वही विचार अगले दिन और फिर उसके अगले दिन दोहराया जाता है, तो वे न्यूरॉन्स आपस में जुड़कर एक बहुत ही मजबूत भौतिक नेटवर्क बना लेते हैं। मतलब ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये मस्तिष्क के अंदर बने हुए असली भौतिक प्रोटीन के पुल हैं। समय के साथ बार बार आने वाले ये विचार पक्के विश्वास बन जाते हैं। वाह। और फिर मस्तिष्क को उन्हें सोचने के लिए किसी अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती। वे पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो जाते हैं। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हम्म ये तो मुझे बिल्कुल हमारे स्मार्टफोन के ऑटो करेक्ट फीचर की तरह लग रहा है। ऑटो करेक्ट दिलचस्प एनालॉजी है। हाँ, मतलब मान लीजिए किसी व्यक्ति को ना हमेशा गलत स्पेलिंग टाइप करने की आदत पड़ गई है। हाँ अब फोन का सॉफ्टवेयर उस गलती को याद कर लेता है। हाँ, वो उसे डिक्शनरी में सेव कर लेता है। राइट। अब जब वो व्यक्ति सही स्पेलिंग टाइप करने की कोशिश करता है, तो फोन जबरदस्ती अपने आप उसे काटकर पुराना गलत शब्द ही स्क्रीन पर लिख देता है। और उसे सुधारने के लिए व्यक्ति को फोन से लड़ना पड़ता है। एकदम सही। उसे बार बार बैकस्पेस दबाना पड़ता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और हमें अजीब या असहज महसूस होता है, तो वो हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि सिर्फ हमारा शरीर है जो अपने कंफर्ट जोन की मांग कर रहा है? यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो यही है, वो प्रतिरोध केवल मस्तिष्क तक सीमित नहीं है। यहीं पर ये पूरी प्रक्रिया सबसे ज्यादा पेचीदा हो जाती है। वो कैसे? जब मस्तिष्क बार बार एक ही विचार सोचता है, तो वो शरीर में कुछ खास रसायन छोड़ता है, जिन्हें पेप्टाइड्स कहते हैं। ओके, रसायन। हाँ, अगर विचार दुख का है तो शरीर में दुख के रसायन बहने लगते हैं। अगर विचार गुस्से का है तो गुस्से के रसायन। कुछ वर्षों के बाद शरीर की हर एक कोशिका इन रसायनों की अभ्यस्त हो जाती है। मतलब शरीर को इनकी लत लग जाती है। बिल्कुल एक नशे की तरह शरीर खुद तय करने लगता है कि उसे कैसा महसूस करना है। जब कोई व्यक्ति अचानक से सकारात्मक होने की कोशिश करता तो है, वो उन रसायनों की सप्लाई काट देता है। एकदम सही, शरीर को वे रसायन मिलने बंद हो जाते हैं। तो शरीर में बिल्कुल वैसी ही तड़प उठती है जैसी किसी नशे की लत वाले को नशा छोड़ने पर होती है। तो ये असहजता असल में क्या है? यह असहजता दरअसल इस बात का संकेत है
कि बदलाव शुरू हो गया है। इंसान अपनी पुरानी और जानी पहचानी दुनिया को छोड़कर अज्ञात में कदम रख रहा है। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। लेकिन अगर बदलाव की ये असहजता इतनी स्वाभाविक है, तो फिर लोग वापस पुरानी आदतों में क्यों लौट जाते हैं? इसका एक बहुत बड़ा कारण है तनाव, और तनाव का सीधा संबंध हमारे ब्रेन वेव्स से है। अच्छा, तनाव की वजह से? हाँ, जब इंसान तनाव में होता है तो वो सर्वाइवल मोड में जी रहा होता है। नर्वस सिस्टम केवल खतरे से निपटने के लिए तैयार रहता है। सर्वाइवल मोड मतलब जान बचाने वाली स्थिति? बिल्कुल। इस स्थिति में इंसान का ध्यान केवल 3 चीजों पर अटक जाता है। पहला, अपना शरीर। कि क्या मैं सुरक्षित हूँ? हाँ। दूसरा, बाहरी वातावरण कि खतरा कहाँ से आ रहा है। और तीसरा, समय कि मेरे पास भागने के लिए कितना समय है। ओके, शरीर, वातावरण और समय। और जब ध्यान इन 3 भौतिक चीजों पर सिमट जाता है तो मस्तिष्क में बीटा ब्रेन वेव्स हावी हो जाती हैं। ये उच्च बीटा अवस्था बहुत ही थका देने वाली होती है। इसे अगर हम एक एनालॉजी से समझें तो उच्च बीटा ब्रेन वेव्स में रहना ऐसा है जैसे किसी स्पोर्ट्स कार को पहले गियर में डालकर हाईवे पर पूरी रफ्तार से दौड़ाना। बिल्कुल। इंजन चीख रहा है, ऊर्जा बर्बाद हो रही है। हाँ, कार अंधाधुंध ईंधन पी रही है, लेकिन गति कहीं नहीं जा रही। बहुत ऊर्जा सोखता है ये। और मस्तिष्क और हृदय असंगत तरीके से काम करने लगते हैं। कोई तालमेल नहीं रहता। शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स लगातार बहते रहते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक सवाल उठता है। क्या फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स हमारे जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं है? आपका मतलब विकासवाद के नजरिए से? हाँ, अगर हम तनाव महसूस नहीं करेंगे तो हम किसी खतरे जैसे सामने से आती गाड़ी या जंगली जानवर से कैसे बचेंगे? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो अल्पकालिक आपात स्थिति के लिए तनाव बिल्कुल ठीक है। शेर सामने आए तो शरीर को भागने के लिए ऊर्जा चाहिए। राइट, वो तो जरूरी है। लेकिन समस्या ये है कि इंसान केवल अपनी समस्याओं के बारे में सोचकर ही इस पूरी तनाव प्रक्रिया को चालू कर सकता है। मतलब हम सिर्फ सोचकर ही तनाव पैदा कर लेते हैं। हाँ, शरीर ये अंतर नहीं कर पाता कि सामने सचमुच का कोई शेर खड़ा है या इंसान केवल भविष्य की किसी ईएमआई की चिंता कर रहा है। वाह, तो हम अपने ही विचारों से सर्वाइवल मोड में जा रहे हैं। और लंबे समय तक तनाव में रहने से शरीर में वृद्धि और मरम्मत के लिए कोई ऊर्जा बचती ही नहीं है। ये तो बहुत डरावना है। अब जब हम जानते हैं कि ये बीटा अवस्था हमें फंसा कर रखती है, तो हम अपने दिमाग के इस ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रवेश करके इसे कैसे बदलें? इसके लिए मस्तिष्क को अपनी गति धीमी करनी होगी, बीटा से अल्फा और फिर थीटा अवस्था में जाना होगा। और ये कैसे होता है? ध्यान या मेडिटेशन के जरिए। जो डिस्पेंजा बताते हैं कि ध्यान का शाब्दिक अर्थ है से परिचित होना। परिचित होना मतलब अपने पुराने स्वरूप और नए स्वरूप दोनों से। बिल्कुल। जब इंसान बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर वर्तमान में आता है तो दिमाग का सुरक्षा कवच हट जाता है। वो नए सुझावों को ग्रहण करने के लिए खुला होता है। और यहाँ बात सचमुच बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमने स्रोत में पढ़ा कि मस्तिष्क इस बात का अंतर नहीं कर सकता कि कोई अनुभव असल जिंदगी में हो रहा है या सिर्फ कल्पना में। हाँ, यदि मानसिक पूर्वाभ्यास किया जाए तो मस्तिष्क के सर्किट ऐसे बन जाते हैं जैसे घटना पहले ही हो चुकी हो। ये तो फ्लाइट सिमुलेटर की तरह है। फ्लाइट सिमुलेटर? हाँ, जैसे कमर्शियल पायलट असली प्लेन उड़ाने से पहले सिमुलेटर में बैठते हैं ना, वे हर आपात स्थिति जैसे इंजन फेल होना का अभ्यास करते हैं। बिल्कुल, वे अपनी प्रतिक्रियाओं को ट्रेन करते हैं। तो वैसे ही हमें भी भारी ट्रैफिक या किसी मुश्किल मीटिंग में जाने से पहले मानसिक रूप से उसका अभ्यास करना चाहिए। वो बहुत अच्छी उपमा है, लेकिन इसकी एक शर्त है। केवल विचार काफी नहीं है, उसके साथ भावना का जुड़ना जरूरी है। भावना मतलब इमोशन? हाँ, भविष्य के घटित होने से पहले ही उसकी भावना जैसे कृतज्ञता या प्रचुरता को महसूस करना असल में नए जीन को सिग्नल भेजता है। तो इस सब का असल में क्या निष्कर्ष निकलता है? मतलब आप भौतिक शरीर के प्रभाव की बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब हम सिर्फ पॉजिटिव सोच की बात नहीं कर रहे हैं ना। क्या हम विचारों के माध्यम से शरीर के अंदर सचमुच रासायनिक दवाएं बनाने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। ये कोई छद्म विज्ञान नहीं है, ये बहुत ही ठोस जीव विज्ञान है। जब भावनाएं हृदय में केंद्रित होती हैं तो हृदय एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड। और यह ऊर्जा सीधे मस्तिष्क में जाती है। इससे मस्तिष्क गामा ब्रेन वेव्स पैदा करता है। गामा ब्रेन वेव्स, मैंने सुना ये बहुत ही उच्च स्तर की अवस्था है। हाँ, ये अचेतन नहीं बल्कि सुपर कॉन्शियस अवस्था है।
ध्यान के चरम क्षणों में ये सामान्य से 200 से 400 मानक विचलन अधिक हो सकती है। वाह, 200 से 400 मानक विचलन, ये तो बायोलॉजिकल चमत्कार है। और 7 दिनों के पूर्ण विसर्जन प्रयोगों में देखा गया है कि लोग सचमुच अपनी खुद की फार्मेसी बन जाते हैं। मतलब शरीर खुद दवाइयां बनाने लगता है। हाँ, शरीर एंटी इन्फ्लेमेटरी और दर्द निवारक रसायन बनाता है। ये 75 से 85% कारण और प्रभाव का मामला पाया गया है। एक सेकेंड, क्या स्रोत में उस कैंसर वाले अध्ययन का भी जिक्र था? हाँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैंने पढ़ा था कि कैंसर कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रियल कार्य प्रणाली 70% तक कम हो जाती है। बिल्कुल, जब उन उन्नत ध्यानी लोगों के रक्त को लैब में कैंसर कोशिकाओं के साथ रखा गया, तो कैंसर कोशिकाओं को मिलने वाली ऊर्जा की सप्लाई ही बंद होने लगी। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला सच है। मतलब हमारे अंदर बीमारियों को डाउन रेगुलेट करने की इतनी क्षमता है। बिल्कुल है। लेकिन एक बात बताइए, हर कोई तो 7 दिन के विसर्जन प्रयोग या रीट्रीट में नहीं जा सकता ना? हाँ, वो तो संभव नहीं है सबके लिए। तो आम दिनचर्या में इस विज्ञान का उपयोग कैसे किया जाए? जीवन को ही एक प्रयोग मानना होगा। इसके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली 1 मिनट का ब्रीथ वर्क अभ्यास है। 1 मिनट का अभ्यास? ये कैसे काम करता है? इसके 3 कदम हैं। पहला, अपने फोकस को चौड़ा करना। जब हम तनाव में होते हैं तो फोकस बहुत संकीर्ण होता है। खाली जगह के प्रति जागरूक होने से फोकस चौड़ा होता है। ओके, फोकस चौड़ा करना। दूसरा कदम? दूसरा, अपनी श्वास को जानबूझकर धीमा करना। और तीसरा, अपना पूरा ध्यान हृदय के केंद्र में लाना। वाह, सिर्फ 1 मिनट में? हाँ, इससे नर्वस सिस्टम शांत होता है और मस्तिष्क और हृदय सुसंगत होने लगते हैं। और शायद इसीलिए खुली आंखों से ध्यान की भी बात की गई थी। बिल्कुल, चलते हुए ध्यान करना, ताकि दिन भर उस नए व्यक्ति की तरह जिया जा सके। क्योंकि अगर कोई सुबह 1 घंटा ध्यान करे और फिर ट्रैफिक में किसी पर चिल्लाने लगे तो कोई फायदा नहीं। सही कहा। इसलिए अहंकार और ईर्ष्या जैसी भावनाओं से निपटने के लिए पहले से स्क्रिप्ट लिखकर रखनी चाहिए। अच्छा, ताकि आपात स्थिति में दिमाग पुराने पैटर्न पर न जाए। जी। लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि वो 30 मिनट लेट हैं या उनकी किसी से बहुत भारी बहस हो गई है। तो ऐसे में वो समस्याओं को सुलझाने के बजाय ध्यान कैसे करें? ये तो बहुत मुश्किल लगता है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। संकट के समय अगर कोई अपने पुराने स्वरूप से प्रतिक्रिया देता है तो वो हमेशा पछताएगा। हाँ, गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं। इसलिए असली जीत इसमें है कि एक पल रुककर हृदय में आराम करके अपने स्टेट को बदला जाए। मतलब अवस्था को बदला जाए? हाँ, फिर नई चेतना के साथ समाधान ढूंढा जाए। क्या बात है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के निष्कर्ष पर आएं तो हमने देखा कि कैसे हमारी आदतें हमारे शरीर को अतीत का गुलाम बना देती हैं। और कैसे अपनी ऊर्जा को हृदय से मस्तिष्क तक ले जाकर हम अपने डीएनए और भविष्य को फिर से लिख सकते हैं। सच में, सशक्तिकरण भीतर से आता है। अपना मूड ठीक करने के लिए किसी बाहरी चीज, कोई गैजेट या छुट्टी की जरूरत नहीं है। हमारी फार्मेसी हमारे अंदर है। बिल्कुल, हम अपने जीवन के खुद निर्माता हैं। जाने से पहले एक बहुत ही उत्तेजक विचार पर गौर करना चाहूंगा। स्रोत में रैंडम इवेंट जनरेटर नामक मशीनों का जिक्र किया गया था। हाँ, वो बहुत ही रहस्यमयी प्रयोग है। मतलब मशीनें जो सिक्का उछालने जैसा काम करती हैं, जब एक साथ कई लोग अपने हृदय और मस्तिष्क के तालमेल में होते हैं तो वे अपनी सामूहिक ऊर्जा से इन मशीनों के नतीजों को बदल सकते हैं। वे मशीनें अचानक एक खास पैटर्न देने लगती हैं। ये क्वांटम फिजिक्स का हिस्सा है। जरा सोचिए, अगर हमारी सुसंगत शांति एक निर्जीव कंप्यूटर मशीन के डेटा को बदल सकती है तो दिन भर की अनजाने में की गई नकारात्मक सोच हमारे आसपास के लोगों को किस हद तक तोड़ मरोड़ रही होगी। ये सोचने लायक बात है। हम अपनी ऊर्जा से अपने आसपास का वातावरण बना रहे हैं। बिल्कुल। अगली बार जब ट्रैफिक में गुस्सा आए तो ये जरूर सोचिएगा कि आप दुनिया में क्या प्रसारित कर रहे हैं। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में।